गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान पाठ पहला फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाऊंगी। फ्रांसीसी क्रांति का पहला वीडियो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि फ्रांस में ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उन्हीं कारणों में हम आगे चलते हैं। जीने के संघर्ष में हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या। जो फ्रांस की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 1715 ईस्वी में जो जनसंख्या 2.3 करोड़ थी वो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। इसमें दूसरा पॉइंट है अनाज उत्पादन में कमी। फ्रांस की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है लेकिन अनाज का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ पा रहा, जिससे कि जनता के सामने खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो रही है। फिर तीसरा पॉइंट है पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि। जिस प्रकार भारतीय समाज में दाल चावल रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार फ्रांसीसी समाज पाव रोटी का इस्तेमाल करता था। ये पाव रोटी बेकरी की दुकानों पर मिला करती थी। तो उन दिनों पाव रोटी की कीमतों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तीसरा पॉइंट है आपके मजदूरों की खराब स्थिति। इन सब परिस्थितियों के साथ ही साथ मजदूरों की स्थिति भी अत्यधिक दयनीय थी। उनसे अत्यधिक मात्रा में काम लिया जाता, जबकि मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। उनकी स्थिति इस कदर खराब थी कि उन्हें अपनी मजदूरी तय करने का भी अधिकार नहीं था, जिससे कि अमीरी और गरीबी की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। पांचवा पॉइंट पर आते हैं हम, ओले व सूखे का प्रकोप। फ्रांस में दिनों कई बार कभी सूखा पड़ रहा है तो कभी ओलावृष्टि हो रही है, जिससे कि फ्रांस की जो फसल है, अनाज की फसल है, वो नष्ट हो जाया करती थी। फसलों के नष्ट होने से फ्रांसीसी समाज के सामने खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो रही है। इन सभी कारणों से जनता के सामने जीने का संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। इसी में हम पढ़ते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति में जनता के सामने जीने का संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, उसी समय समाज में तृतीय स्टेट्स में एक ऐसे मध्यम वर्ग का उदय होता है जो कि समुद्री व्यापारी है, जिसमें समुद्री व्यापारी हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, दार्शनिक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सम्मिलित हैं। ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने समुद्री व्यापार करके, समुद्री व्यापार में कौन सा व्यापार, ऊनी कपड़ों का, रेशमी कपड़ों का व्यापार किया करते थे और अत्यधिक मात्रा में धन संपदा अर्जित कर ली थी। इसके साथ ही हम जो ये मध्यम वर्ग है उसका मानना था कि जो ये पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, जिन्होंने जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उनके विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। उनका मानना था कि सामाजिक हैसियत का आधार योग्यता होनी चाहिए, ना कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार मिलने चाहिए। इन सभी दार्शनिकों में जॉन लॉक और रूसो नाम के एक दार्शनिक भी हुए जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनमें से पहला नोट देखेंगे हम, स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो ने प्रस्तुत की थी। जॉन लॉक और रूसो ये दार्शनिक हैं, जबकि जॉन लॉक कहते हैं कि राजा का जो मानना है कि उसे दैवीय अधिकार मिले हुए हैं, वो उसे नहीं मिले हुए। इसको दूसरे नोट में हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था को प्रस्तुत किया। मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। जब अमेरिका ने ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद कराया तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता के नियमों के आधार पर एक सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें सरकार के जो शक्तियाँ थी उनको 3 भागों में, सरकार के 3 भागों में, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटा गया था, उसके आधार पर सरकार का निर्माण हुआ था। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि फ्रांस में इसी आधार पर नई सरकार का निर्माण किया जाए। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में मध्यम वर्ग ने भी क्रांति को शुरुआत करने में अपना विशेष योगदान दिया था। इन दार्शनिकों के विचारों से फ्रांसीसी जनता अत्यधिक मात्रा में आक्रोशित थी। उनका मानना था कि जिस प्रकार दार्शनिक कह रहे हैं कि सरकार में बदलाव किया जाए और जो पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार मिले हैं उनका अंत किया जाए,
ये सब कार्य हैं वो जल्द से जल्द होने चाहिए। इसी बीच में हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत होती है। 5 मई 1789 को फ्रांस के राजा लुई 16वें ने असेंबली की एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट्स के 300 प्रतिनिधियों ने और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेट्स के प्रत्येक वर्ग को, यानी कि प्रत्येक दल को एक मत देने का अधिकार था। यानी कि प्रथम सदन को एक मत, द्वितीय सदन को एक मत और तृतीय सदन को एक मत, 3 मत देने का अधिकार था। जब फ्रांस में कोई भी प्रस्ताव पारित होता था तो उस प्रस्ताव में प्रथम और द्वितीय सदन का ही बोलबाला रहता था, क्योंकि उनके 2 मत होते थे जो कि संयुक्त रूप से काम करते थे, जबकि तृतीय स्टेट का एक मत होता था जो कि उनका कोई कार्य या कोई बात नहीं मानी जाती थी। इस बार तृतीय स्टेट ने एक प्रस्ताव रखा कि जो सदन के 600 प्रतिनिधि हैं, उनमें 600 प्रतिनिधियों को सबको एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि 600 व्यक्तियों को 600 मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस सम्राट के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और वो सदन की बैठक को छोड़कर बाहर चला गया। जब राजा ने सदन की बैठक छोड़कर बाहर चला गया तो तृतीय स्टेट के जो सदस्य हैं उन्होंने 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर दिया है और ये घोषणा की है कि जब तक फ्रांस के लिए एक नए संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक हम नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिरासिये और आबेसिये नामक व्यक्ति कर रहे थे। मिरासिये एक कुलीन परिवार से संबंधित थे, जबकि आबेसिये एक पादरी थे। नेशनल असेंबली द्वारा जब संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था या नेशनल असेंबली जिस समय संविधान का प्रारूप तैयार करने में जुटी हुई थी, उस समय ही फ्रांस में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे कि एकदम क्रांति की शुरुआत हो गई। जैसे कि फ्रांस की जनता 14 जुलाई को वर्साई के जैसे कि उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के कारण वहाँ की फसलें नष्ट हो गई थी। उस समय फ्रांस में अत्यधिक सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के कारण, ठंड के कारण वहाँ फसलें नष्ट हो चुकी थी। अनाज की जो फसलें नष्ट होने के कारण खाद्यान्न पदार्थों की कमी हो रही थी। पाव रोटी की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगती थी। लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होने के बावजूद भी लोगों को पाव रोटी नहीं मिल पाती थी। इससे गुस्सा खाई भीड़ ने पाव रोटी की दुकानों पर धावा बोल दिया है। जो वर्साई का किला है उस पर भी धावा बोल दिया। दूसरी तरफ से राजा ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया है। इस पर गुस्सा खाई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल किले पर धावा बोल दिया और किले पर अधिकार कर लिया। बास्तिल का किला एक ऐसा किला था जिसमें राजा का शस्त्रागार हुआ करता था, यानी कि जो सेना के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर रखे जाते थे, इस पर अधिकार कर लिया है। अंत में लुई 16वें द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई है और उसने ये स्वीकार कर लिया है, फ्रांस का संविधान स्वीकार कर लिया है। फ्रांस का संविधान स्वीकार करने के साथ ही साथ फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत हो गया है। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए हैं। पादरियों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनका त्यागने के लिए विवश किया गया है और चर्च की जमीन पर अधिकार कर लिया गया है। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति किन कारणों से हुई, जनता के सामने जीने का संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब हम आगे की जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जानकारी है अपने अगले वीडियो में देंगे।